जय हिंद एवरीवन। आज से 8 से 9 महीने पहले सरकार ने, जो हमारी एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने एक कृषि कानून बिल लेकर आया जिसके 3 अधिनियम हैं, 3 एक्ट्स हैं। उसके बाद से बहुत सारे विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिले होंगे। आप न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा या फिर टीवी पे देखा होगा कि इस तरह से किसान आंदोलन करते हुए दिखाई दिए हैं और सरकार की उस पर कार्यवाही करते हुए आपने वीडियोस देखे होंगे। पिछले 8-9 महीनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुए जिससे लोगों को लगा कि किसानों के साथ ये क्या हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि यूट्यूब पे इससे अच्छी अच्छी वीडियोस आपको पहले से अवेलेबल है। अच्छी कहने का ये मतलब है कि इट मीन्स बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, लेकिन वो वीडियोस बड़े बच्चों के लेवल की बनाई गई है ताकि उसको ग्रेजुएटेड बच्चे जो अपर लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें समझ में आए। लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि जो मेरे एनटीएससी के बच्चे हैं उन्हें भी तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होंगे, 3 से 4 चैप्टर, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं 4 चैप्टर आपको बताऊंगा, उसको अब आपको पढ़ने का मन करेगा जब आप इस सिस्टम को पूरा सुनेंगे ना। ये वीडियो मेरे बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपके अंदर से एक भावना को जागृत करना, ताकि आप एक कहानी सुने और आपको मन करे कि हाँ अब मैं पढ़ूंगा। मैं थोड़ा मेरा विश्वास करिएगा और पेशेंस रख के आधे घंटे से 45 मिनट जो भी ये वीडियो बनता है बहुत ध्यान से सुनिएगा और बड़े ही इंटरेस्ट से सुनिएगा। मैं एकदम इसको आपके बच्चे के लेवल, एक बच्चा है लेवल से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको मजा भी आएगा, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी होगी। आप अब जाके उन 3-4 चैप्टर को एनसीईआरटी से कवर भी करने वाले हो, ठीक है। और एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों की ये लगातार डिमांड रही है कि भैया हमें डीपीपीस प्रोवाइड कर दीजिए, हमें पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दीजिए एनटीएससी के सोशल साइंस की। मैं करूंगा, लेकिन कब करूंगा? आज जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, सुबह आपके पास आ गया है, 2 दिन का वक्त दूंगा। 2 दिन में ये 4 चैप्टर अब आपको फिनिश करने हैं। आपकी तैयारी चाहे जो चल रही हो, 2 दिन दीजिएगा, 3 से 4 चैप्टर हैं, 2 या 3 दिन में आपको दूंगा। कंप्लीट करके आकर इस वीडियो पर कमेंट करिएगा कि यस भैया आई हैव कंप्लीटेड दिस 3 to 4 चैप्टर्स। कोशिश पूरी करिएगा ईमानदारी से। जब आप कंप्लीट करके आएंगे और आप यहाँ पर कमेंट करेंगे कि हाँ भैया मैंने कर दिया, और मैं देखूंगा कि लगभग 100 बच्चों का कमेंट आ गया है, तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डीपीपी और पीवाईक्यू प्रोवाइड करूंगा इन 4 चैप्टर्स के। अभी नाम बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल तैयार होंगे इस लेक्चर को सुनने के लिए और समझने के लिए। यहां से आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपकी एनटीएससी की तैयारी होगी। प्यारे बच्चों, ये कौन है? ये अमित शाह जी हैं। आपको पता होना चाहिए, गृह मंत्री हैं हमारे देश के। ये कौन है? ये राकेश टिकैत जी हैं। ये किसान यूनियन के एक कह सकते हैं एक नेता हैं, अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े किसान नेता हैं, जो इस समय ये जो विरोध प्रदर्शन है इसका जिम्मा उठाया है उन्होंने। ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जैसे बड़ी बड़ी मंडियों में बैठकर आपके गेहूं चावल जो किसान पैदा करते हैं उनको खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सारी चीज। फिर भैया ये चौथा व्यक्ति कौन है? ये चौथा व्यक्ति है हमारा किसान, जिसके लिए तो लड़ाई हो रही है, इसी के लिए तो अथक प्रयास हो रहा है। रुकिए, इसी किसान को लेकर बड़ी लड़ाई हो रही है कि हो क्या रहा है हमारे देश में। क्या हमारे देश में इतना खराब कानून लागू करवा दिया गया है कि किसानों को सड़कों पर उतर जाना पड़ रहा है? क्या है सच्चाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप हमारे रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट एनटीएससी ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं। 4 बजे मैथ्स की, 6:30 बजे साइंस की और 7:30 बजे रीजनिंग की। ये क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे डेली लाइव चलती हैं, इतने टाइमिंग पर। सैटरडे प्लस संडे आपका ऑफ रहता है। साथ ही साथ आपको सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप धीरे धीरे करके क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पूरा एनटीएससी ओरिएंटेड टेस्ट कराया जाएगा, जो कि 299 रुपये ओनली का है। तो इसको 1 अगस्त से पहले आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे ऐप पर, रैंकर्स लाइव के ऐप। चलिए, तो प्यारे बच्चों आप शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, ये जब आप वीडियो पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, तो आप इन 4 चैप्टर को समझने और पढ़ने के इस तरह के काबिल हो जाएंगे कि आपका खुद ब खुद मन करेगा कि हाँ अब ये जाकर मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा।
पहला चैप्टर क्लास 9th के पॉलिटी से है। चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इट मीन्स संसद, नगर न्यायपालिका, ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, ये जाकर आप समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, खाद्य सुरक्षा, भारत की खाद्य सुरक्षा के बारे में आप जाकर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स क्लास 9th का। उसके बाद क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, ये क्लास 10th की ज्योग्राफी का है, मतलब कृषि, इसको आप पढ़ेंगे और आपको मजा भी आएगा और आपको समझ भी आएगा। फिर उसके बाद क्लास 10th की पॉलिटी चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा कि देश में कौन कौन से पार्टीज हैं, कैसे कौन कौन से पार्टी, एनडीए कैसे बना, यूपीए कैसे बना, एक दिन मैंने आपको समझाया था जब कैबिनेट मंत्रिपरिषद का सारी चीजें बताई थी उसमें। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो सारे बच्चे वीडियो को अभी लाइक कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए, क्लियर है। तो ये फार्मर बिल भैया आया कैसे, अब एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। इस बिल में 3 एक्ट हैं, ठीक है, 3 अधिनियम है। किसी भी बिल को पारित करने के लिए आपके पास ये 2 संसद होती है। ये क्या है, ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, 2 संसदें हैं। एक है ये लोकसभा, ये क्या है लोकसभा, और ये क्या है राज्यसभा। भैया इनमें अंतर क्या होता है, लोकसभा वो होता है जिसमें आपके एमपीज बैठते हैं, कौन, सांसद। राज्यसभा में भी सांसद बैठते हैं, लेकिन लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव जनता करती है। कौन करता है, जनता करती है। जैसे हम लोग वोट देते हैं, अगर आप 18 वर्ष की आयु के ऊपर हो जाएंगे तो आपने देखा होगा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने थे। तो उनकी पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे यहाँ पे, ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जीत कर आए हैं चुनाव अपने अपने संसदीय क्षेत्र में। आप अपने जाकर पता करिएगा आज कि आप किस संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। जैसे मैं वाराणसी संसदीय क्षेत्र में रहता हूँ, तो यहाँ के सांसद कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह हर क्षेत्र के सांसद होते हैं। तो जितने भी सांसद होते हैं ना, जीत कर कहाँ जाते हैं, ये लोकसभा में जाते हैं। ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल। तो ये है लोकसभा, एक संसद है जहां पर लोग बैठते हैं, किस लिए, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कानून आता है, बनता है, बिगड़ता है, उसके बारे में बहस होता है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ये है लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर, जैसे आपके क्लासरूम में कोई एक डिबेट कराया जाए तो आपके टीचर बैठे रहते हैं ताकि आप ध्यान दें कि हाँ भाई तुम क्या बोल रहे हो, हाँ भाई तुम क्या बोल रहे हो, हाँ भाई तुम क्या बोल रहे हो, ताकि कोई आपको सुनता रहे, समझता रहे। तो लोकसभा के ये स्पीकर हैं। तो कोई भी बिल होना बेटा, जैसे आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, सुनिए। मान लीजिए आपके घर में आपकी जिद हुई कि पापा हमें चाहिए साइकिल, तो आपकी हिम्मत नहीं हुई तो आपने सबसे पहले किससे कहा, मम्मी से, कि मम्मी हमें चाहिए साइकिल। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है साइकिल चाहिए, कोई बात नहीं, चलिए अब आपके बारे में चर्चा करेंगे, पापा से चर्चा करेंगे कि हाँ भाई बच्चे को साइकिल चाहिए, इतना बजट होना चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तब जाके बच्चे को साइकिल दिलाया जाएगा। अब यहाँ के लोग जो बैठे हुए हैं अब ये कहेंगे कि हमें ये चीजें करनी है, तो अब वो आएंगे अपना अध्यादेश लेकर, कहाँ पर, लोकसभा में। कहाँ पर, लोकसभा में, कि हमें ऐसा ऐसा काम करना है। अब जब इनके पास इस पूरे लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, 543। 543 कितनी होती है, 500। अभी हम राज्यसभा पे नहीं पहुंचे हैं, अभी लोकसभा को समझ रहे हैं। 543 सीटें होती हैं। अब 543 में से जिसके पास कितने हो जाए, 272 वोट, मतलब अगर आपको साइकिल चाहिए तो आपके साथ अगर 272 लोग खड़े हैं कि हाँ भाई इनको साइकिल दिला दो, 272 लोग कह रहे हैं कि साइकिल दिला दो, तो आपको यहां से ये कन्फर्म हो गया कि लोकसभा से आपको साइकिल मिल सकती है। क्लियर है, इट मीन्स लोकसभा से आपका बिल जो है वो साइकिल वाला पास हो गया। इस चीज को ऐसे समझिए, ठीक है। अब क्या यहीं से पास हो गया तो आपको साइकिल मिल जाएगी, नहीं। अब पापा के पास से पास करा लिए तो पापा के भी पापा ऊपर बैठे हुए हैं, वो कहेंगे अच्छा पास हो गया, पहले मेरे पास लाओ। अब हम देखेंगे कि पास करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये होता है राज्यसभा। ये दोनों हमारा क्या है, संसद है। ये दोनों संसदें एक ही जगह पर है,
संसद भवन आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में है, और दोनों एकदम आसपास है। लोगों को लगता है कि बहुत दूर दूर है, बिल्कुल दूर नहीं है, ये दोनों आमने सामने है, ठीक है, एक ही बगल बगल में है। क्लियर है? संसद भवन में राष्ट्रपति बैठते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारे लोग कौन होते हैं भैया? इनका चुनाव तो जनता करती है, जनता आई, जनता ने चुनाव किया और ये लोग यहाँ पहुंच गए अलग अलग। यहाँ पे कौन बैठता है पता है? यहाँ पे विपक्षी पार्टियां बैठती हैं। यहाँ पे कौन बैठता है? यहाँ पे पक्ष की पार्टियां जिनकी सरकार चल रही है। और ये जो पीछे सीट देख रहे हैं ना, यहाँ कौन बैठता है पता है? यहाँ कौन बैठता है? आईएएस ऑफिसर्स। इन मंत्रियों के सचिव बैठते हैं, जो बैकएंड में काम करते हैं, वो यहाँ बैठते हैं, वो यहाँ से सारी चीजों को देखते रहते हैं। ठीक है, अच्छा भैया राज्यसभा को समझाइए। प्यारे बच्चों, राज्यसभा क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे भी सांसद ही होते हैं, लेकिन उनका चुनाव जो है डायरेक्टली जनता नहीं करती है। उनका चुनाव कौन करता है? उनका चुनाव अलग अलग विधानसभा, विधानसभा क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है शायद, हाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। जैसे जो ये मुख्यमंत्री बनता है ना, मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें विधायक चुनना होता है। विधायक कौन होता है? जैसे हर प्रदेश में छोटे छोटे, जैसे इस मैं वाराणसी की बात करूं तो यहाँ 8 मतलब विधायिका है, 8 विधानसभा है, ये है 8 विधानसभा है। तो टोटल 8 विधायक यहाँ के बनेंगे। तो ये जो विधायक होते हैं ना, यही चुनते हैं राज्यसभा के सांसद। हर प्रदेश से ये निश्चित होता है कि इतने सांसद जाकर यहाँ पर बैठेंगे। मतलब राज्यसभा क्या होता है? हर राज्य को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा तो ऐसा होता है कि भाई देश की जनता ने चुन लिया, भाई मोदी सरकार को सरकार बनाना है, सरकार बना के बैठ दिया। लेकिन किसी किसी राज्य की भी तो ये इच्छा होगी कि हम लोग भी संसद में बैठे, हम भी कानून पारित कराएं। तो हर राज्य से चुनकर मेंबर्स आते हैं, उनकी संख्या पहले से निर्धारित होती है कि इतने मेंबर्स राज्य से आएंगे राज्यसभा में। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये भी आपके सांसद ही होते हैं। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है यहाँ की? यहाँ की टोटल संख्या 242 ही है शायद, अप्रॉक्स मान सकते हैं, समझ सकते हैं 242 है। इट मीन्स अगर आपको बिल पास कराना है ना, तो आपके पास आपके सहयोग में अगर 122 लोग खड़े हैं, बिल कब पास होता है पता है? इसके आधे से एक ज्यादा, मतलब अगर 543 है तो 543 का आधा करिए 27, 100/5 प्लस 1 कर दीजिए 1/2, मतलब लगभग 273 या 272 लोग हैं आपके पास, तो आप लोकसभा से कोई बिल पास करा सकते हैं। और अगर 122 लोग हैं तो आप कोई भी बिल राज्यसभा से पास करा सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब समझते हैं कि ये कृषि कानून बिल पास कैसे हुआ, ये कृषि कानून बिल लागू कैसे हुआ। 17 सितंबर 2020 को ये कानून जो है, ये जो बिल है लोकसभा में लाया गया। उससे पहले लॉकडाउन चल रहा था, उससे पहले इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया था कि भाई साहब हम ये कानून बना रहे हैं। कोई कानून आपको क्या, 2 तरीके से आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। या तो आप पहले ही बना लीजिए कि आप सरकार है आपके हाथ में, हाँ संवैधानिक अधिकार भी है आपके पास कि आप कोई कानून बिल लाना चाहते हैं तो आप राष्ट्रपति के सामने अपना ज्ञापन सौंप दीजिए, अपना जो भी आप बनाना चाहते हैं उनको दिखा दीजिए कि हम ये बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करेगा, वो चीज पारित हो जाएगा। लेकिन उसको आपको लोकसभा से पास कराना होगा, राज्यसभा से पास कराना होगा, तभी राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। अब सरकार ने लॉकडाउन में तो चोरी से अपना काम कर लिया कि हाँ भाई ये कृषि कानून बिल पास करा लेते हैं ताकि ये जो विवाद होने वाला है ये सब झंझट से हम बच जाएं। ठीक है, तो इन्होंने पास तो करा लिया। अब इनको 6 हफ्ते के अंदर लोकसभा में इसको रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है। अब इन्होंने रिप्रेजेंट किया। अब लोकसभा में जो है वो, ये मोदी जी की जनसंख्या कितनी है पता है? 353। कितनी है? 353, बहुत बड़ी संख्या है। मतलब ये जो चाहे वो बिल पास करा दे। इन्हें साइकिल चाहिए, साइकिल मिल जाएगी, इन्हें मोटर चाहिए, मोटर मिल जाएगी, इन्हें गाड़ी चाहिए, इन्हें जहाज चाहिए, जो चाहिए वो बिल पास करा सकते हैं। तो क्योंकि इनके पास संख्या बल है। क्लियर है? क्योंकि भाई सांसद मोदी जी कहे हैं भाई सब लोग वोट देंगे इस बिल पर, तो सबने बिल पे वोट दे दिया। अब राज्यसभा में पहुंचते हैं। राज्यसभा में यह स्थिति नहीं है मोदी सरकार की। राज्यसभा में कुल मिलाकर 110 MP हैं, 110 सांसद हैं जो बीजेपी के हैं या बीजेपी के रिलेटेड पार्टियों के हैं। अब हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए था 12। और अब कोई बिल पास करने के लिए या तो वोटिंग होगी या तो यहाँ पर बैठा हुआ ये जो चेयरमैन है, हाँ मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कौन है,
ये जो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं ये होते हैं देश के उपराष्ट्रपति। कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो यहाँ का चेयरमैन होता है। इस समय कौन है? वेंकैया नायडू। अगर मैं लोकसभा के चेयरमैन की बात करूं, चेयरमैन या स्पीकर इसको कहते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो है वो है ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी। तो प्यारे बच्चों, राज्यसभा के कौन है स्पीकर इस समय? उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू। तो इनके पास ये बिल आया, तो इनके बिल को जो है वो इन्होंने कहा कि चलिए भाई हम चेक कर लेते हैं कि कितने लोग इस बिल के पक्ष में हैं। तो इन्होंने क्या किया? वर्बल वोटिंग कराई। वर्बल वोटिंग कैसे होती है? अगर कुछ लोग कहें भैया यस 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 तो यस, नो 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 नो। इट मीन्स जिसकी ध्वनि ज्यादा आ जाए, मतलब ये कहते हैं कि ध्वनि से इस चीज को पारित किया जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ। हालांकि अगर ये बिल अगर यहाँ पे आता, वोटिंग करवाई जाती, तब भी ये सरकार जीत जाती। क्यों पता है? क्योंकि उस दिन, जिस दिन ये 17 सितंबर को यहाँ आया था, 20 सितंबर को यहाँ आया था राज्यसभा में, ठीक है, 20 सितंबर को राज्यसभा में आया था, 17 सितंबर को यहाँ आया था। उस दिन यहाँ पर संख्याएं जो है विपक्ष की कम थी। अब विपक्ष कम हो गया तो विपक्ष में वोट कम पड़ेगा। अब ये 242 में से अगर 200 ही लोग बैठे हुए हैं तो भैया हमारे तो 110 के 110 आए हुए हैं। अब 200 है तो हमें कितना चाहिए? हमें सिर्फ 101 चाहिए। हमारे 110 बैठे हुए हैं तो हम तो जीत जाएंगे। होना यही था। लेकिन ये चेयरमैन साहब ने कहा चलिए भाई हम ध्वनि मत से देख लेते हैं कि कितने लोग पक्ष में है, कितने लोग विपक्ष में है। तो वहां पे लोगों ने ज्यादा इनको संख्या सुनाई दी कि पक्ष में है, तो इन्होंने कह दिया हाँ भाई ये बिल हो जाता है पारित। ठीक है, अब 17 को हो गया, 20 को हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कब किया? 27 सितंबर को। कब किया? 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया। अब ये जो बिल था, इसके पहले ये बिल था, जब ये जारी किया गया तो ये बिल था। जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया तो ये बन गया कानून। क्या बन गया? अधिनियम। अब इस पर देश में सारी चीजें अमल होंगी। अभी बात करेंगे ये क्या है कानून, कैसे कैसे चीजें हुई, क्यों झगड़ा हुआ, ये सारी चीजों की। अब ये कानून बिल आया क्यों, अब इस चीज को समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमारे देश में जो ना है, हर बच्चा क्या बनना चाहता है? सुनिएगा, समझिएगा। हर बच्चा क्या बनना चाहता है? हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या फिर इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन कोई भी बच्चा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? किसान का बेटा भी चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि किसान के फील्ड में ऐसी काम नहीं है, ऐसी आय के स्रोत नहीं है, ऐसा फ्यूचर नहीं दिखाई देता है, इसलिए कोई किसानी नहीं करना चाहता है। तो सरकार की ये मंशा है कि भाई आने वाले कुछ सालों में हम किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं। और अगर हमें आय को दुगना करना पड़ेगा तो हमें कुछ ऐसे कड़े फैसले या कड़े बदलाव लेने पड़ेंगे जिससे चीजें बदले। जैसे आप एक उदाहरण को समझिए। जैसे आपने एक कमरा सजाया हुआ है, ठीक है, आपका एक कमरा है, उसको आपने सजाया हुआ है भरपूर अच्छे तरीके से, जम के फोटो लगाया हुआ है अपने क्रिकेटर्स का, फैंस का, अपने भगवान का, सबका। आपके पापा आपके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि अब हम लोग पूरा घर तोड़वा रहे हैं, नया घर बनवाएंगे ताकि बढ़िया घर बने। अब आप एक स्टूडेंट, आप एक बच्चा होने के कारण कहेंगे पापा मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, पापा गलत कर रहे हैं। पापा की क्या मंशा है? पापा की मंशा है कि भाई घर थोड़ा और अच्छा बन जाए। वही हाल यहाँ हुआ है। कृषि कानून में भी सेम चीजें लगभग हुई। अभी आपको मैं समझाऊंगा। कृषि कानून में भी सरकार ये चाहती है कि अब किसानों की आय को दुगना किया जाए, थोड़ा कृषि के क्षेत्र में भी बदलाव आए ताकि लोगों का रुझान कृषि की तरफ बढ़े। उसके लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। तो इन्होंने लिया। अब लिया तो भाई कोई भी आप जिंदगी में कोई भी काम करिए, अगर आपके पक्ष में 90 लोग रहेंगे तो 10 लोग विपक्ष में रहेंगे, या फिर हो सकता है आपके पक्ष में सिर्फ 10 लोग हैं और 90 लोग विपक्ष में है। पक्ष विपक्ष होना जायज है। देश में जब निर्भया कांड के बाद 6 दोषियों को फांसी दी जा रही, तब भी कुछ 1-2 रत्ती भर के लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि इन्हें फांसी नहीं मिलनी चाहिए। इट मीन्स ऑलवेज देयर इज अपोजिशन। अपोज करने वाले लोग हमेशा होते हैं। तो भाई जब ये बिल पारित हुआ तो आपको सड़कों पर कुछ इस तरह के मंजर दिखाई देने शुरू हुए। किसान जम के आना शुरू किए। कहाँ के किसान? पंजाब और हरियाणा के। ये किसान जो है वो धीरे 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 सड़कों पर उतरना शुरू किए कि नहीं भाई ये काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो। ये प्रोटेस्ट, आप लोकतंत्र में धरना दे सकते हैं, आप लोकतंत्र में सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ठीक है,
ये आपका मौलिक अधिकार भी, मौलिक अधिकार नहीं कह सकते हैं, अधिकार है ये आपका, ठीक है। संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी भी चीज को नहीं पसंद करते हैं तो आप आराम से अगेंस्ट में जाइए, अपोज करिए। अगर आपको सरकार को लगेगा नहीं सही बंदा सही अपोज कर रहा है तो वो अपने अपने बैक स्टेप लेगी। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाई देने लगी। पुलिस इधर से इनके ऊपर पानी की बौछारें करने लगी, पुलिस डंडों से किसानों को मारने लगी, किसान पुलिस को मारने लगे। यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रैक्टर भर के किसान आने लगे। ऐसी तस्वीरें आपने वीडियोज में देखी होंगी, अपने रील्स को जब स्क्रॉल करते होगे तो ऐसी कुछ तस्वीरें तुम्हें दिखाई दी होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां तक की चीजें आपको किस चैप्टर में आपको मिलेंगी? क्लास 9th का पॉलिटी, कौन सा? संस्थाओं का कामकाज, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में भी, आपकी इच्छा होगी इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, आपका इच्छा होगी हिंदी में। अब पॉलिटी का ये चैप्टर आपको पढ़ने में मजा आएगा अगर आपने ये 15 मिनट की स्टोरी सुनी होगी जो मैंने लोकसभा और राज्यसभा की सुनाई। मजा आ जाएगा, जाके पढ़ना अब इसको। यहीं पे तुम्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अब पढ़ना, इसको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इस नियम कानून जो आया, एक्ट जो आया, इस पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की इच्छा क्या है। सरकार की इच्छा है कि हमें किसानों की आय को दुगना करना है, हमें कृषि के क्षेत्र में विकास करना है, हमें कृषि के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाना है ताकि लोग कृषि करने आए, लोग किसानी भी करें। लोग ऐसा नहीं कि किसान के बच्चे सिर्फ यही सोचे कि डॉक्टर इंजीनियर में ही स्कोप है, आईएएस ऑफिसर बनने में ही स्कोप है। हम कृषि के फील्ड को भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अब इसके लिए कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। तो पहला एक्ट है प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन और फैसिलेशन एक्ट। ये क्या है? किसान उत्पाद व्यापार वाणिज्य समर्थन अधिनियम। देखिए, मैं बहुत एक्ट के डीप में नहीं जाने वाला हूं, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं प्यारे बच्चों कि पहला एक्ट क्या कहता है। पहले सबसे पहले पीछे जाते हैं। पीछे क्या जाते हैं? आपने अपने आसपास में सब्जी मंडी देखी है प्यारे बच्चों? इस तरह की सब्जी मंडी आपने देखी होगी जिसमें इस तरह से सब्जियां बिकती हैं। जैसे आलू बिक रही है तो भाई साहब आलू आलू बिक रही है, मर्चा बिक रहा है तो मर्चा मर्चा बिक रहा है, टमाटर बिक रहा है तो टमाटर ही टमाटर बिक रहा है। ऐसा आपने देखा हो। ऐसा होता क्या था पहले ये होता था कि जैसे मान लीजिए आप, मैं वाराणसी का हूं तो मैं बनारस का एग्जांपल लेता हूँ। मैं बनारस का एक किसान हूँ, मैंने अपने खेत में आलू पैदा किया, जम के आलू पैदा किया। अब मुझे आलू बेचना है, आलू तो मुझे बेचना पड़ेगा ना, पूरा आलू थोड़ी खा पाऊंगा। अब ये आलू मैं बेचने गया मार्केट में। अब सरकारी नियम क्या कहता है, देश का संवैधानिक नियम क्या कहता है कि आप आलू को अपने ही क्षेत्र में बेच सकते हैं, वो भी आप कहां पे? इस सब्जी मंडी में, ठीक है। तो ये नियम था। अब नियम से दिक्कत क्या थी भाई? दिक्कत, लोग तो कहेंगे बढ़िया है भैया, आपको दुकान मिल गई, जाइए बेच लीजिए। दिक्कत ये था कि सपोज मैं आलू पैदा किया और यहाँ पे आलू गया बेचने अपना किसान, और यहाँ पे जो खरीदने वाले बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं ना, जो बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, इन्होंने कहा कि भैया हम आलू लेंगे सिर्फ 10 रुपया किलो। इन्होंने क्या 10 रुपया किलो। बगल वाले के पास गए, ये भी 10 ही कह रहा है। बगल वाले पास वो तो कह दिया 9। तो होता क्या है, ये लोग जो बड़े बड़े यहाँ के लोग बैठे रहते हैं ना, इनके बीच में वो चलती है 60 घाट कि हाँ भैया 9 10 का खरीदना है, बाद में हम लोग बड़ा बड़ा बेचेंगे। तो अब किसान जो है वो, आपको पता है किसान की इच्छा है कि भैया हमारा महंगा बिके तो हमको पैसा ज्यादा मिले, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है। अब पता चला कि यार वाराणसी के बगल में चंदौली में रेट चल रहा है कितना? 25 रुपया किलो आलू खरीदा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये वाराणसी का किसान चंदौली जाकर बेच ही नहीं सकता है। ऐसा कानूनन अपराध हो जाएगा। अगर ये यहाँ जाके बेचते हुए पकड़ा जाएगा तो इसको जेल हो सकती है, इसके ऊपर दंड लगाया जा सकता है। तो भाई उसको मजबूरन किसान को क्या करना पड़ेगा? 9-10 रुपया किलो में ही इसी सब्जी मंडी में बेचकर चले जाना पड़ेगा। अब भाई वो क्या कर सकता है? वो भाई थोड़ी ना इतना केस लड़ेगा या जाकर कहीं और बेचने जाएगा और वहां पे दंड भरेगा। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ? ये तो था पुरानी बात। सरकार ने कहा कि अब हम ये चीज बंद करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसान जहां मन करे वहां जाकर बेचे। पहला चेंज, बदलाव क्या आया है? प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अब सरकार ने कहा कि आपका मन है भाई वाराणसी से चंदौली नहीं, आप जाइए भाई दिल्ली बेचिए। आपने एक ट्रक प्याज पैदा किया, आपने मान लीजिए एक ट्रक प्याज पैदा किया, ट्रक में प्याज भरा, आप तुरंत चले गए दिल्ली।
हाँ भाई, दिल्ली में भाव बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया दिल्ली में डिमांड है प्याज की, रेस्टोरेंट वगैरह को प्याज चाहिए, तो आप गए दिल्ली बेचकर बढ़िया पैसे कमाकर चले आए। लेकिन आप ये काम पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। तो प्यारे बच्चों, क्या लोगों को इससे क्या दिक्कत है? लोगों को इससे क्या दिक्कत है, इससे समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ऐसा क्यों हुआ, सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार ये चाहती है, और क्या सरकार ऐड कर रही है इसमें, सरकार ये चाहती है कि जैसे हमें जूते खरीदने होते हैं, हमें किताबें खरीदनी होती है, हमें कपड़े खरीदने होते हैं, तो हम अपना अमेजोन खोलते हैं, ये देखते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। हमें कुछ भी खरीदना होता है, हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उन पर सर्च करते हैं और जाकर ऑर्डर कर देते हैं। तो सरकार को ये लग रहा है कि भाई साहब, जब सब कुछ बिक सकता है तो किसानों का फसल क्यों नहीं बिक सकता है? ये तो बड़ी अच्छी सोच है भाई। किसान अब क्या करेगा, एक पोर्टल बनेगा, एक ऐप बनेगा, जिस पर खरीदार होंगे, बड़े बड़े दुकानदार होंगे, वो देखेंगे कि हाँ भैया, ये किसान आलू 25 रुपया किलो बेच रहा है, इसके पास 1 ट्रक माल है, उठवा लो, आ जाओ भैया, ऑर्डर दे दिया मैं, हाँ भाई, खड़क 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 ऑर्डर दे दिया। अब किसान आया या फिर मैं किसान के पास गया, खरीद लिया। इसके पहले ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसान कहाँ बेच सकता था, किसान सिर्फ और सिर्फ सब्जी मंडी में बेच सकता था। लेकिन अगर ये एक्ट पारित हो जाता है, तो ये बदलाव भविष्य के लिए बड़े ही शानदार होने वाले हैं। मतलब किसानों को कितना अच्छी चीज हो जाएगी, अब लोगों को लगेगा वाह, अब मैं अपने खेत का जो भी बोऊंगा वो मैं कहीं भी बेच सकता हूँ, इसमें कोई भी मेरे ऊपर दबाव नहीं बना सकता। एकदम आसान भाषा में यही चीज है। देखिए, सरकार ये चाहती है कि लोग कहीं पे भी जाकर चीजों को बेचे, कहीं पर भी जाकर लोगों को खरीदे, उन पर दबाव न हो। उन्हें मंडी में बेचने का मन है, मंडी में बेचे, उन्हें किसी और को बेचने का मन है, वो किसी और को बेचे, कुछ भी वो करना चाहे आराम से करें। तो पहले वाले नियम से, पहले वाले एक्ट से यही छूट दी जाती है, और इससे भविष्य के रास्ते खुलते हैं कि भविष्य में कृषि भी ऑनलाइन होगी, फसल भी ऑनलाइन बेचे जाएंगे, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन बेची जाएगी, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और आधुनिक रूप से किसानी भी की जा सकती है। जैसे कोई किसान का, गांव का बुढ़े व्यक्ति का बच्चा है, पढ़ा लिखा हुआ है, अब वो पापा को अपने ऑनलाइन बेचना, खरीदना, पापा को हेल्प करेगा, उसे मन करेगा वो भी किसानी करेगा कि हाँ यार, बढ़िया तो है यार, हम अपना बोएंगे, ऑनलाइन डायरेक्ट हम अपने सेलर को बेच देंगे। इसके पहले क्या होता था भाई साहब, यहीं पे तो दिक्कत होती थी। रुकिए, यहां से समझाता हूँ, एक सेकेंड। ये वाली फोटो कहाँ गई मेरी वाली? ये, जैसे ये लोग बैठे हुए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो किसानों का अनाज खरीदते थे। कहाँ पर? मंडी में। अब ये मंडी में किसान आया, अब इन्होंने 10 ही रुपए का किलो खरीद लिया, भैया हमारे यहाँ रेट 10 ही चल रहा है, 10 में आपको बेच के जाना पड़ेगा। अब ये गए बाहर मार्केट में, मंडी में भी गए, किसान मार्केट में बेच सकता है, अब खरीदने वाले कहीं भी बेचे, सप्लाई तो पूरे देश में करनी है इनको। अब ये लोग बाहर गए, अब ये बाहर कितने का बेच रहे हैं? 25 रुपया किलो। मुनाफा कितना कमा रहे हैं? 15 रुपया किलो। जो किसान मेहनत किया वो कितना कमाया? 10 रुपया किलो। जो सिर्फ खरीदा उसको बेच रहा है 15 रुपया किलो के प्रॉफिट पर। तो भाई साहब, इसी चीज को, बिचौलियों को खत्म करने के लिए सरकार की ये मंशा है कि भाई साहब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लोगों को ये बेनिफिट देते हैं ना, किसान जहां मन करे वहां बेचे। किसान का मन है किसी को और बेचने का है, किसी से डील करने का, वो डील कर ले, जाकर करे। तो ये पहला नियम बड़ा ही ज्यादा छूट देता है इन किसानों को डायरेक्ट सेलिंग करने में, डायरेक्ट सेलिंग बाइंग करने में। चलिए भाई, अब दूसरा कानून पढ़ते हैं। दूसरा कानून कहता है कि एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। सबसे पहले मैं आपको पीछे की कुछ बातें बताता हूँ, देश में क्या होता हुआ आया है। प्यारे बच्चों, देश में सबसे ज्यादा क्या पैदा की जाती है आपको पता है? गेहूं और चावल। क्यों? क्योंकि हमारे देश की एकदम ये हो गई है कि भाई हम चावल खाते हैं और रोटी खाते हैं, दाल और कम पैदा करते हैं। दाल और हमारे लिए प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट क्या है? धान और गेहूं, यही हमारे देश के किसान पैदा करते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? देश में जब 1964-65 के समय, जब भूखमरी वगैरह पड़ रही थी देश में, क्या है कि बहुत सारे वो हुए थे, युद्ध वगैरह हुए थे, तो देश में खाद्य पदार्थों की काफी कमी हो गई थी। तो उस समय देश में इंदिरा जी की सरकार थी, और इंदिरा जी की सरकार ने, और उसमें हरित क्रांति कुछ चली थी एम स्वामीनाथन जी के हाथों, मतलब कि कार्यकारी में, अध्यक्षता में।
तो हरित क्रांति वगैरह जब हो रही थी तो ये इंदिरा गांधी जी ने कहा कि यार उस समय क्या होता था ना, हमारे देश में कमी होती थी, तो हमारे देश में खाद्य की पूर्ति कैसे होती थी पता है? हम बाहरी देशों से चीजें हमको मिलती थी दान में, मतलब एहसान पर, कि हाँ भाई ले लो, खा लो, पी लो, जी लो। अमेरिका हमें एहसान पर खाद्यान्न देता था। तो इससे देश में यही हो रही थी कि भाई देश में जब खाने भर का अनाज हम लोग नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो फिर कैसे अच्छी चीजें पड़ेंगी। तो वहां पर देश में एक बदलाव आया, इंदिरा जी की सरकार ने किया ये कि देश में एमएसपी लागू किया। ये एमएसपी क्या है भैया? जब आप फूड वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, कौन सा मैंने कहा था, इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अब जाके इसको पढ़ना, सेकेंड समझ में। ठीक है, एमएसपी ये क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देश में जब खाद्यान्न की कमी हो रही थी तो सरकार ने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारे किसानों को फसल उगाना पड़ेगा, और ये फसल उगाएं और इनका फसल खरीदेगी सरकार। सरकार खरीदेगी बेटा, आप लोग अब फसल उगाओ एकदम आराम से। तो लोगों को लगा वाह, अब सरकार सही की है, अब हम भी गेहूं उगाएंगे, हम भी चावल उगाएंगे, धान उगाएंगे। सरकार कह रही है कि हम खरीदेंगे तुम्हारा, जाओ 20 रुपया किलो खरीदेंगे गेहूं, 19 रुपया किलो खरीदेंगे चावल। तो लोगों को लगा बस बस अब क्या दिक्कत है। तो सरकार ने एक एमएसपी निर्धारित कर दिया कि आप कितना भी गेहूं चावल उगाइए, हम खरीदेंगे आपका। देश में कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, अब सरकार आपका गेहूं चावल खरीदेगी, आप जाइए पैदा करिए और कमाइए इससे, हम खरीदेंगे और खरीद कर अपने देश में लोगों को बांटेंगे, कम 1 रुपया फ्री में, मुफ्त में, ताकि लोग हमारे देश के भूखमरी से ना मरे। तो ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ, एमएसपी आया, किसान जो है बड़े खुश हुए। अब ये इन्होंने पैदावार बढ़ा दी, अब लोग खेती पर जोर देना शुरू किए, लोगों को मजा आने लगा कि हाँ भाई अब तो कमाई भी हो रही है और हमारे देश की आपूर्ति भी हो रही है, हमारे देश के लिए फायदा हो रहा है। तो चीजें शुरू हुई। तो 1970 उत्तर तक आते हुए, मतलब 5 साल 10 साल में हम लोग एकदम फिट हो गए, हम लोगों के पास इतना खाने को हो गया ना, अब कमी नहीं हो रही थी। तो लोगों को लगा कि कहीं सरकार एमएसपी बंद ना कर दे। तो सरकार ने एमएसपी बंद नहीं की, चाहे वो मजबूरी में की हो, चाहे जैसे की हो, सरकार ने एमएसपी बंद नहीं की। अब सरकार इसका क्या यूज करने लगी? सरकार 80 करोड़ देश के लोगों को, 135 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ के लोगों को खाद्य पूर्ति करने लगी। मतलब किसानों से 19 रुपया किलो गेहूं खरीद कर लोगों को 1 रुपया किलो में देने लगी, किसानों से 20 रुपया किलो चावल खरीद कर 2 रुपया किलो में देने लगी। मतलब सरकार गरीबों का सहयोग करने लगी। देश के संविधान में ये लिखा हुआ है कि इस देश की सरकार को लोगों को खाने के लिए नहीं वंचित होना पड़े, मतलब देश के हर नागरिक का कि उसे रहने खाने के लिए खाना जरूर मिले। ठीक है, चाहे खाना और पानी, उसकी व्यवस्था करना किसके, खाना, शिक्षा, बहुत सारी चीजें मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स वगैरह में लिखी हुई हैं, आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा। तो ये सरकार का दायित्व है कि लोग खाने के लिए ना मरे। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, इसको हम फॉलो करेंगे। और सरकार तब से, ये आपने देखा होगा, आप कभी कभी राशन की दुकान पर राशन लेने गए हैं, इस तरह से राशन वाला आपको राशन देता है। पहले क्या होता था, साइन वाइन होता था, अब तो फॉर्मेट चेंज हो गया, अब तो अंगूठा जाके लगाना। आज मैं सुबह सुबह लगा कर आया हूँ, ठीक है, तो आपको अंगूठा जाके लगाना पड़ता है और आपको 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल प्रति यूनिट मिल जाता है। तो ये चीज सरकार ने बड़ी अच्छी की थी। तो अब क्या हुआ भैया, ये तो सारी चीजें अच्छी है ना, फिर इसमें एक बदलाव की क्या जरूरत है? बदलाव हो रहा है। बदलाव ये हो रहा है कि सरकार ये एमएसपी नहीं बंद कर रही है, अब सरकार कुछ अलग नियम ला रही है। जैसे जब सरकार ने कहा कि आप बाहर भी आप बेच सकते हो, किसी को बेच सकते हो, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार ने ये एक चीज छूट दी है, या फिर किसानों को ये छूट दी है कि अब आप लोग क्या करिए ना, आप लोग डिपेंडेंट मत रहिए कि आपको सरकार ही खरीदेगी आपका, आप वही गेहूं चावल ही पैदा करते रह जाएं, आप अपने कृषि पैदावार में बदलाव ना कर पाए, अपने क्रॉप में जो आप क्या कह सकते हैं कि क्रॉप का जो ढर्रा अपनाए हुए हैं, जो पैटर्न अपनाया है कि भैया हमको गेहूं चावल उगाना है, उसको आप चेंज कर सकें। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अप्रोच करेंगी कि भाई आप अपने खेत का इतना हिस्सा आप हमारे लिए यूज करो, आप जाओ प्याज उगाओ और प्याज का दाम हम आपको देंगे। ठीक, अब इस चीज को समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक, आइए
अब ये सेकंड नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ये किसान है, ठीक है, और ये बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी बिस्कुट की फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है, इसकी बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री है, और इसे बहुत ज़्यादा गेहूं की आवश्यकता है। सपोज कर लीजिए 1 लाख टन की गेहूं की आवश्यकता है। तो ये आया पंजाब में, कुछ बड़े बड़े किसानों के पास गया, कुछ छोटे छोटे किसानों के पास गया, कहा भाई साहब हमें इतनी आवश्यकता है, बताइए आप लोग क्या करेंगे। इसके पहले ये कभी भी किसान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता था, कभी नहीं। किसान हमेशा जाकर मंडी में बेचेगा, मंडी से इसको खरीदना पड़ता था। अब ये चीज़ बंद हो रही है। अब जो है वो ये बिजनेसमैन किसानों से डायरेक्ट बात करेगा, हाँ भाई ऐसा है कि इतना आप उगाइए, इतना पैसा हम आपको देंगे। अच्छा, तो अब किसान और ये बैठकर एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि अच्छा इतना पैसा, इतना समय, इतनी लागत, इतना गुणवत्ता, ये सारी चीजें होंगी। तो इसमें अब ये पैसा भी अच्छा कमाएगा किसान, और इसको भी सारी चीजें बहुत ही सही दाम पर मिल जाएंगी। किसानों का भी फायदा है, इसे भी फायदा है। ठीक है, क्लियर। हो सकता है कभी कभी विवाद हो जाए इन दोनों के बीच में, तो उसकी सरकार ने व्यवस्था की है कि एसडीएम जो होता है, हर क्षेत्र पे एसडीएम होता है, वो इन सारे विवादों को देखेगा। इन जो लोगों का है इनका रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि ये लोग भागे ना, इनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए जुडिशरी में, मतलब इनका कोई भी दिक्कत हो जाए, विवाद हो जाए किसानों और इनके बीच में, तो वो सारी चीज़ों को सही भी कर लिया जाए। हालांकि इसमें न्यायपालिका को इंटरफेयर नहीं कराया गया है, ये थोड़ी सी दिक्कत की है सरकार ने, ताकि अगर कोई दिक्कत हो भाई सरकार को, किसान तो जो न्यायपालिका में जा सके। ठीक है, या फिर जो मान लीजिए बिजनेसमैन किसान से पैदावार कराने के बाद उससे कह रहा है कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है ये बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन को एक पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जाकर साइन वाइन होगा कि हाँ भैया इतना पैसा, इतने दिन, इतने तारीख को, इतनी पैदावार, ये गुणवत्ता, ये चेकिंग, ये सामान, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी सब कुछ। और एक और चीज कि भैया भविष्य में पैसा अगर मान लीजिए हमने तय कर दिया 20 रुपया किलो हम इसको बिस्कुट के लिए गेहूं देंगे, लेकिन बाद में मार्केट में चल रहा है 30 रुपया किलो, तो क्या हमें 20 में ही बेचना पड़ेगा? ये आपके समझौते पर निर्भर करता है। देखिए अब इन दोनों के बीच में डील क्या हुआ, अब मान लीजिए आप लोगों ने डील की नहीं भैया हम 20 रुपया किलो देंगे, चाहे मार्केट में 10 हो जाए चाहे 30, तो भाई तब फिर क्या दिक्कत है, तो आप बेचिए। लेकिन एक तरह से और डीलिंग की जा सकती है कि आप एक फिक्स रेट रख लीजिए, प्लस एक वेरिएबल रेट रखिए कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम भी इतने % ऊपर जाएंगे, और मार्केट अगर नीचे जाता है तो बिजनेसमैन कहेगा कि हम भी इतना नीचे करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले फिक्स करते हैं या फिर आप फिक्स के साथ वेरिएबल रखते हैं। इट मीन्स किसी भी प्रकार से ना तो किसान का नुकसान होने वाला है, ना तो बिजनेसमैन का। और हाँ, सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि किसी भी केस में अगर बिजनेसमैन थोड़ी बहुत भी धोखाधड़ी करता है तो सबसे ज्यादा पक्ष और फायदा किसको दिया जाएगा, वो किसान को दिया जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड जो ये कानून है, जो सेकंड एक्ट है, इसके फायदे क्या हैं? इसके ये फायदे हैं कि अब किसानों को बिचौलियों के बीच में नहीं फंसना पड़ेगा। अब किसानों को जो है वो मंडियों में जाके चीजों को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, या फिर वो पहले ही एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और क्या दिक्कत होती है मैं बताता हूँ, चलिए इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। जैसे होता क्या है, ये किसान है, ठीक है, किसान ने मान लीजिए एक ट्रक आलू पैदा किया। अब किसान कहाँ बेच सकता है? आलू नहीं, एमएसपी की बात कर रहे थे ना। मान लीजिए एक ट्रक गेहूं पैदा किया, सरकार समर्थन मूल्य देती है 1975 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं पर, ठीक है, और लगभग 2000 रुपया मान लेते हैं चावल पर, इट्स अप्रॉक्स। तो इसके पास एक ट्रक गेहूं है, मान लेते हैं 100 टन गेहूं है इसके पास, ठीक है, 100 टन गेहूं, मुझे नहीं पता कि एक ट्रक में कितना लगता है, मान लीजिए इसके पास 100 टन गेहूं है। अब ये गया कहाँ पे? मंडी में, जहां पे सरकार के लोग खरीदते हैं गेहूं को इस प्राइस पर। आप कितना भी उगाइए सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये जो लोग ऑफिशियल्स होते हैं ना, ये बड़े हरामी होते हैं, ठीक है, ये लोग चीजों को खरीदते नहीं है बड़े आराम से। अब ये बेचारा गया, इनको कहा कि भैया हम एक ट्रक गेहूं लेके आए हैं, खरीद लीजिए इतने दाम पे। ने कहा भैया आज गोदाम भरा हुआ है, आज नहीं खरीदा जाएगा, आप 3 दिन बाद आओ। अब भाई ये किसान क्या कर सकता है? झगड़ा थोड़ी कर सकता है। अब ये वापस जाएगा, तो इसका किराया भाड़ा सारी चीजें लगेंगी। अब यहीं पे क्या होगा, कुछ बिचौलिए होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अब किसान के पास जाएंगे, अबे भाई 1975 में क्यों बेच रहे हो, चलो मैं तुम्हारा तुरंत पैसा लेकर 1500 रुपया क्विंटल में खरीद लेता हूँ। किसमें?
1500 रुपये क्विंटल में खरीद लेता हूँ। तो कहेगा किसान कि चलो भाई ठीक है, किसान को लाचार बनाया गया है इस देश में। अगर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें चले ना तो किसान को इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लाचार बनाया गया है। तो ये कहा कि 1500 में बेच लेते हैं। अब ये क्या करेगा, ये इन लोगों से सेटिंग होती है इनकी। अब ये जाएगा यहाँ, अब ये इससे 1600 पे खरीद लेगा, जो कि किसान से ये कितने पे खरीदता है, 1975 पे। किसान को कितना देता, 1975, लेकिन अब ये कितने पे खरीद रहा है, 1600 पे। अब ये 375, 375 रुपए का फायदा किसको मिल रहा है, अधिकारियों को, लोगों को, बिचौलियों को। ये क्यों मिला, क्योंकि किसान डायरेक्ट यहाँ बेच ही नहीं पाया। देश में अनाज बहुत होता है लेकिन वो डायरेक्ट बिक नहीं पाता है, उसको बिचौलिए खरीदते हैं फिर बेचते हैं, लोग उसमें पैसा कमाते रहते हैं। क्लियर है? यही कारण है कि यही सरकार चाहती है कम से कम किसानों के पास डायरेक्ट पैसा पहुंचे ना। ये क्या बिचौलिए इसको खा जा रहे हैं, और सरकार इस पर रोक भी नहीं लगा पाती है। सरकार परेशान खुद है इसमें, इसके लिए कुछ बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। तो यही बदलाव सरकार ने सोचा है कि भाई साहब आप कहीं भी बेच लीजिए और कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लीजिए। आपको कुछ लोग आए कह दे कि भैया हमारा फार्मिंग कर दो, हम इतना तुमको देंगे पैसा, अगर आपको जमे तो आप कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए और जाकर खेती कर लीजिए। ये बदलाव सरकार कर रही है, ये जो कि किसानों को काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो भैया ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये बाकी किसान पागल हैं क्या, उन्हें क्या दिक्कत है, ये तो किसानों के फायदे की बात बता रहे हो। अब मैं बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ये जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अधिकतर किसान हरियाणा और पंजाब के कर रहे हैं। ये जो किसान है ना, आप देखे होंगे अधिकतर पगड़ीधारी हैं, ये सिख लोग हैं, ये सिख बंधु हैं जो हमारे हरियाणा और पंजाब के हैं। तो प्यारे बच्चों इनका क्या मानना है, इनका मानना अच्छा मानना नहीं, दरअसल होता क्या है, हरियाणा और पंजाब में ना सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार की जाती है और चावल की पैदावार की जाती है, और यहाँ के किसान काफी अमीर होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े इनके पास देख रहे हो ट्रैक्टर से, वो भी टेंट लगा लगा के आए हुए हैं रैली करने। उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर कहीं के भी किसान इस तरह से रैली नहीं करते, क्योंकि यहाँ के किसान गरीब हैं। इन्हें क्या है, थोड़ा सा खेत है, थोड़ा सा पैदा किए चले गए। लेकिन यहाँ के किसानों को क्या दिक्कत है ना, यहाँ के किसानों को दिक्कत है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, पहले से डीलिंग कर लेंगी, तो हम छोटे छोटे किसानों की चीजों को खरीद के फिर एमएसपी पर कैसे बेच पाएंगे, कैसे किसानों को हम मतलब कुछ कर पाएंगे, बरगला पाएंगे, सारी चीजें छोटे किसानों को कैसे अपने काबू में रख पाएंगे, हम कैसे मंडियों में बैठकर सस्ते दामों पर चीजों को खरीद पाएंगे। इन सब सारी चीजों पर अब रोक लगने लगा। अब इनके पास सबसे ज्यादा गेहूं है, सबसे ज्यादा चावल है। अब इनकी इच्छा है कि भाई हमारा एमएसपी पर ही बिके, ताकि हमें भरपूर पैसा एक साथ मिल जाया करे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एमएसपी नहीं खत्म होने वाली है, एमएसपी तो तब भी रहेगी, एमएसपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सरकार तो ये भी कहती है कि हम एमएसपी को और बढ़ाएंगे। पहले 1 गुना से सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.5 गुना कर दिया, लेकिन इनको लग रहा है कि एमएसपी हटा दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार बार बार ये बात कह रही है। तो इस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैदावार गेहूं और चावल की ज्यादा है और इन्हें सरकार को बेचने में ज्यादा फायदा है उन बिजनेसमैन को बेचने से। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये रहा कारण। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको समझ में आई। अभी हम इसके बुराइयों पर भी बात करेंगे, सरकार ने क्या गलतियां की हैं, सरकार क्या दिक्कत कर रही है। ठीक, चलिए अब आते हैं तीसरे एक्ट पर। तीसरा एक्ट क्या कहता है कि द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछते रहिए। ठीक है, लगातार मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि आपको चीजें आसान भाषा में समझाई जाए। तो ये क्या है, ये आपको कुछ दिख रहा है, इसे कहते हैं बफर स्टॉक। इसे क्या कहते हैं, स्टॉक बनाना। ठीक है, ये स्टॉक बनाने का इसके पहले जो है वो क्या कहते हैं कि किसके हाथ में था, ये स्टॉक सिर्फ सरकार बना सकती थी। क्यों बना सकती थी सरकार, देखिए भाई स्टॉक अगर बनाएंगे आप किसी भी चीज को, मान लीजिए आपने रोक लिया तो भाई उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग मांगने लगेंगे। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो आप बाहर निकाल के महंगा बेचेंगे अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन सरकार तो ऐसा करेगी नहीं। लेकिन सरकार अब इसमें बदलाव कर रही है, सरकार अब बफर स्टॉक करना अलाउ कर रही है। अब लोगों को झटका लगा कि हाँ ऐसा है क्या, अगर लोग स्टॉक करना शुरू करेंगे सही में दाम बढ़ने लगेंगे, महंगाई आ जाएगी। सरकार का क्या पक्ष है, ये लोगों का पक्ष सही है बिल्कुल,
कि भाई लोग अगर प्राइवेट कंपनियां स्टॉक बनाने लगे, सरकार पर तो हमें भरोसा है कि वो स्टॉक बनाएगी तो कम दाम पर बेचेगी, इसलिए स्टॉक बना रही है। लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर स्टॉक बनाने लगे तो वो कहीं चीज़ों को रोक कर महंगा ना बेचने लगे। तो सरकार इस पर पक्ष भी रखती है और बहुत सारे नियम भी बनाई हुई है। क्या नियम बनाई हुई है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लोग स्टॉक करेंगे, ये स्टॉक का दाम नहीं बढ़ा सकते हैं। स्टॉक का दाम बढ़ाएंगे, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये किसी भी जो गेहूं और चावल है या कोई भी जो इसेंशियल आइटम्स है, अगर ये स्टॉक इसका दाम 50% से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो समझ लीजिए कि वहीं पर इनको रोक दिया जाएगा कि अब आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं। ये स्टॉक क्यों कर रहे हैं? ये स्टॉक इसलिए कर रहे हैं भाई, जैसे इस देश में अगर मान लीजिए हमें बेल्ट बनाना है तो हम चमड़े का स्टॉक कर सकते हैं, हमें कपड़ा बनाना है तो हम रेशम का स्टॉक कर सकते हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स का स्टॉक कर सकते हैं। हमें बल्ब बनाना है तो हम लीड या जो भी उसमें रसायन लगते हैं उसका स्टॉक कर सकते हैं। हमें शीशा बनाना है तो हम केमिकल्स का स्टॉक कर सकते हैं। तो भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां अगर उन्हें बिस्किट बनाना है तो वो गेहूं का स्टॉक क्यों नहीं कर सकती हैं? उन्हें ये चीज़ बनाना है तो उसकी स्टॉक क्यों नहीं कर सकती हैं? भरपूर कर सकती हैं। स्टॉक बनाएं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में चीज़ों को लाएं, इसका मिसयूज ना करें। मिसयूज करने पर सरकार ध्यान देगी, ठीक है। लोगों के मन में ये है कि कहीं ये लोग ज़्यादा मिसयूज ना करने लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। सरकार हमेशा निगरानी रखेगी कि किस तरह से बफर स्टॉक हो रहा है, किस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, कोई ज़्यादा करके दाम बढ़ाने की इच्छा तो नहीं कर रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों पे सरकार ध्यान देगी। साथ ही साथ अगर कोई पेंडेमिक कंडीशन आती है, कोविड जैसी स्थिति आती है या फिर भुखमरी आती है, अकाल आता है, बाढ़ आता है, ऐसी कोई स्थिति जनरेट होती है तो कोई भी स्टॉक उस समय नहीं बना सकता है, क्योंकि उसमें खाद्यान्न आपूर्ति करना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो इसलिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी एक सही तरीका है, ताकि देश में जो है वो किसान भी अब बड़े लेवल पर कृषि कर सकें, कुछ नए उत्पाद के बारे में वो सोच सके। कोई आया कहे कि भैया आप स्ट्रॉबेरी आप उगाओ, मजा आएगा, स्ट्रॉबेरी उगाओ, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। अब वो किसान गेहूं ना उगा के स्ट्रॉबेरी उगाएगा ताकि उसे ज्यादा पैसा वो कमा सके। तो क्रॉप का जो जो कल्चर है ना, वो बदलाव आएगा। ये सारी चीजें अगर बड़ी बड़ी कंपनियां अगर डायरेक्ट किसानों के पास जाने लगेंगी तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बदलाव आने वाली हैं। ये तीनों एक्ट था, ठीक है। अब इसके बाद आप कृषि वाला भी चैप्टर एक बार पढ़िएगा, और ये जो पार्टियां इस सारी चीजों बिल को लेकर आई हैं, तो राजनीतिक दल वाला भी चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, एक बात और कि सरकार ने क्या गलती की, क्या दिक्कत हुई कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार देखिए अपनी बात को रखने में थोड़ी दिक्कत की। पहली दिक्कत कि उन्होंने लॉकडाउन में चोरी छिपे अपना अध्यादेश जारी किया, इस बिल को पास करवाया, जबरदस्ती लोगों को लगता है पास कर, हालांकि वो संवैधानिक है, संविधान के एकदम रूप में पास कराया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है। और इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की ये गलती है कि जब भाई कोई भी आप किसानों के हित में काम कर रहे हैं तो भाई कम से कम किसानों से तो बात कर लेना चाहिए था कि किसान जी हम आपके लिए ऐसा ऐसा करने, ऐसा भी नहीं किया सरकार ने। ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है। और सरकार क्या दिक्कत थी, जब भाई किसान आपसे बात करने के लिए दिल्ली आ रहे थे तो उनको हरियाणा में आपकी खट्टर सरकार ने परेशान कर दिया, उन पर पानी की बौछारें करने लगी, उन पर डंडे से पिटाई करने लगी, उन पर कांटे तीर तार लगाने लगे। फिर वो दिल्ली में एंट्री करना चाहें तो फिर दिल्ली में वही हाल आपने किया, दिल्ली में आपकी पुलिस है, आपने ये सब सारे काम करने लगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने गलत किया। इससे क्या हुआ कि पूरे देश में एक माहौल बन गया कि ये सरकार जो है वो किसानों के प्रति बड़ा खराब रवैया रख रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, किसानों के प्रति इनका व्यवहार ये गलत है, ठीक है, लेकिन किसानों के प्रति ये सोच सही रहे थे, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। और सरकार को ये आश्वासन लोगों को देना चाहिए कि एमएसपी आपको मिलेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो लोगों के मन में है कि भाई कहीं आपकी इच्छा तो ये नहीं कि एमएसपी को खत्म करके आप पैसा बचाना चाह रहे हो, आप लोगों के अब अनाज को आप खरीदना ना चाह रहे हो, क्योंकि आपके पास स्टॉक बहुत है। आपको पता होना चाहिए कि हर महीने 2-2 बार फ्री राशन मिल रहा है इस समय 80 करोड़ की जनता को, क्योंकि सरकार के पास अनाज बहुत है, अत्यधिक है, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखेंगे। और सरकार की क्या गलतियां हैं? सरकार ने कुछ गलती ये भी की है कि इसमें जुडिशियरी सिस्टम का बड़ा ही कम रोल रखा है। कि अगर मान लीजिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने बिजनेसमैन आया और किसान आया, इनके बीच में झगड़ा हो गया, तो
तो इसमें न्यायपालिका का रोल इन्होंने नहीं रखा है, जो कि इन्हें रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप एसडीएम या फिर कुछ ऐसे अधिकारी होंगे जो आपका ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके जगह इन्हें न्यायपालिका कोर्ट वगैरह का रखना चाहिए कि आप हाई कोर्ट वगैरह जा सकते हैं, ताकि किसानों को ये आश्वासन रहे कि उनको कोई दिक्कत आती है, बड़े बड़े अगर बिजनेसमैन उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हेल्प मिल जाए। और इन्होंने क्या दिक्कत की है, इन्होंने दिक्कत कुछ ये भी की है कि जो भी बिजनेसमैन आप लोगों के लिए आए उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करें, ताकि ये लोग किसानों से सौदा करने के बाद भाग ना जाए या सामान लेकर ना भाग जाए। पैसे उसे की डीलिंग तो बहुत परफेक्ट इन्होंने की है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या निकला प्यारे बच्चों, आपका भी आपके मन में क्या आ रहा है, आपको क्या लगा इस कृषि कानून को समझने के बाद, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे बताने का क्या आपको मतलब समझ में आया, क्या आपको चीजें समझ में आई। बहुत बड़ा लेक्चर था, मतलब बड़ा तो नहीं कह सकते, 50 मिनट का लेक्चर था, बट इसमें आपको एक इंटरेस्ट जरूर आया होगा, मैं समझाने की कोशिश जरूर किया हूँ, ठीक है। तो सरकार की क्या मंशा थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपकी क्या राय है इसको भी आप बताइएगा। और ओवरऑल मैं कहूँ तो ये किसान बिल कानून बहुत ही अच्छा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में सरकार की गलतियां हैं और इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। अगर सरकार किसानों की बात सुने, किसान भी लोगों सरकार तक जाए, वो सिर्फ इस जिद पर ना बैठे रहे कि सरकार इसको कानून को वापस ले ले, ऐसा कुछ नहीं करने वाली है सरकार, क्योंकि ये कानून जरूरी है। देखिए बेटा, देश में कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको एक समय आता है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, हल्ला तो होगा ही होगा, ये तो आज करे चाहे कल करे, हल्ला होगा, और हल्ला तो सरकार को संभालने की जिम्मेदारी है। तो सरकार को इस चीज़ पर स्टिक रहना चाहिए कि उन्हें अपने फैसले पर स्टिक रहना है, उन्हें कानून को लागू रखना है। हाँ, वो किसानों के साथ बैठे, उन्हें समझाएं, समझौता करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इस किसान आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं इस चीज़ से, ठीक है, क्लियर है। तो ओवरऑल कानून अच्छा है, और आपको क्या लगता है आप अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कानून अच्छा नहीं है भैया, ये डिफरेंसेस हैं, ये दिक्कतें एज ए बैकग्राउंड ऑफ फार्मर मेरे को ये लगता है, तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा। और मैं इंतजार करूंगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो चीज़ों को समझते हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश किए हैं और उन्हें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। ये लेक्चर्स आपके पास अब हर हफ्ते कुछ ना कुछ टॉपिक पर आएंगे जो आपके चैप्टर्स को जोड़ेंगे ताकि आपको मजा आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद वो जो 4 चैप्टर मैंने बताए हैं उसकी रीडिंग आप एनसीईआरटी से करोगे। देखो, मैं एनसीईआरटी लेके आया था और आपको पढ़ाने से पहले मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग भी की है। देखिए, ये कृषि है ना, इस चैप्टर को मैंने पढ़ा है। जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, देखिए भारत में खाद्य सुरक्षा, ये जो मैंने आपको बताया, देखिए लोग कुपोषित थे, तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, सरकार ने यही खाद्य सुरक्षित लोगों के लिए यही सारी चीज़ें की, और सरकार ने स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। अपने खुद के खाद्य के लिए 1968 में गेहूं क्रांति आई, तो इस पर लोग सरकार ने समर्थन देना शुरू किया, लोगों से किसानों से खरीदे, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, संस्थाएं कैसे कामकाज करती हैं, लोकसभा राज्यसभा, मैंने कुछ आपको बताया कि बिल कैसे पारित होता है, लोकसभा में कितनी बहुमत होती है, लोकसभा में कौन बैठता है, संसद क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधान। देखिए, मैं जब पढ़ रहा था तो मैं ये देखिए हाईलाइट करता हूँ, तो इस तरह से आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसके बाद आप जाकर वो चैप्टर्स पढ़ेंगे। और अगर आपको पसंद आया है तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि भैया आपने पहली बार सोशल स्टडीज पढ़ा है इतने अच्छे डिटेल में, तो क्या आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे जरूर बताइएगा। और जब आप 100 बच्चों का कमेंट आएगा, 100 अलग अलग बच्चों का कमेंट आएगा, तो मैं आपको इसके DPP PYQ प्रोवाइड करूंगा, ताकि कम से कम 100 बच्चे मुझे ये लगे कि हाँ NCERT पढ़े हैं अपनी, उन बच्चों के कमेंट्स आ जाने चाहिए। नहीं आएगा तो आप इंतजार करेंगे, हालांकि मैं दूंगा लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने क्लास के बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि उनके अंदर भी सोशल स्टडीज को पढ़ने का एक इंटरेस्ट डेवलप हो। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।